कोकिला बहुत चालाक और सुलझी हुई औरत है जिसने अपने घर को अभी तक बांधे रखा है। कोकिला अपनी तीनों बहुएं स्नेहा, प्रीति और मीनू को भी अपने ही सांचे में ढालना चाहती है। एक रोज कोकिला का पति सुरेश उससे कहता है, मैं सोच रहा था कि अपने जीते जी तीनों बेटों का बंटवारा कर दूं, नहीं तो मरने के बाद तीनों आपस में लड़ेंगे। वैसे भी तीनों की आजकल की बहू है, तुम देखना कुछ ही दिनों में अलग अलग होने की बात करेंगी। आजकल तो सब सिंगल फैमिली रहना चाहते हैं। लड़ाई हो तीनों में, इससे अच्छा है कि हम शांति से ही सब कर दें। बंटवारा? बिल्कुल नहीं। मेरे इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा, ना ही मेरे तीनों बेटे अलग रहेंगे। तीनों एक दूसरे की ढाल हैं। मैं तीनों बहुओं को ऐसी शिक्षा दूंगी कि तीनों अलग होने का नाम ही नहीं लेंगी। चलो देखते हैं फिर। स्नेहा की शादी को 4 साल, प्रीति की शादी को 2 साल और मीनू की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। उम्र कम होने के कारण तीनों आपस में अच्छे से और बहनों की तरह रहती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मीनू अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही होती है। जिस रोज़ उसके एग्ज़ाम का आखिरी दिन होता है, मीनू अपनी दोस्त हेमा से कहती है, यार इसके बाद कुछ सोचा है तूने? आगे क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू आगे की ना सोची मत। तुझे काम से फुर्सत भी है क्या? जॉइंट फैमिली में जो रहती है। मैं सिंगल अपने पति के साथ रहती हूँ। आराम से MBA में एडमिशन लेकर बाहर चली जाऊँगी पढ़ने। तू या तो पढ़ाई छोड़ दे या अपने परिवार से अलग हो जा। वैसे भी ना जॉइंट फैमिली के बहुत ड्रामे होते हैं। हेमा की ये बातें मीनू के दिमाग में चलने लगती है और वो सोचती है कि कैसे वो अपने परिवार से अलग हो जाए। मीनू पहले तो अपने घर जाकर शांत सी हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती, साथ ही घर के कोई काम भी नहीं करती। अरे मीनू, मैं सोच रही थी कि रात को मटर की पुड़िया बना लूँ। प्रीति सब्जी बना लेगी, मैं बेल दूँगी, पुड़िया तुम छान देना। क्या? मुझसे कोई काम नहीं होगा? इतने परिवार का खाना मुझसे नहीं बनता है। जब देखो कभी ये कभी वो। खुद के लिए तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अरे मीनू, कैसी बात कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूँगी। स्नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद थके होने के कारण मीनू ऐसा बोल गई। स्नेहा और प्रीति खाना बना लेती है और मीनू खा लेती है। मीनू अब इसे अपनी आदत बना लेती है और घर का एक काम नहीं करती, बस बना हुआ खाना खा लेती। इस तरह तो प्रीति को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्नेहा से कहती है, भाभी भला ये कोई बात हुई? जब देखो हम दोनों ही काम करें, इस तरह नहीं चलता। होने दीजिए इस घर का बंटवारा, तभी इस महारानी को पता चलेगा कि अकेले काम करना क्या होता है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। मीनू हमारा फ़ायदा उठा रही है। तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं और बंटवारे के लिए कहती है। ये सुनकर कोकिला आराम से तैयार भी हो जाती है। ठीक है, तुम तीनों यही चाहती हो तो यही सही, मैं कर देती हूँ बंटवारा। कल शाम को सबके सामने बंटवारा हो जाएगा। मीनू के चेहरे पर खुशी छा जाती है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन कोकिला अपने तीनों बेटों और बहुओं को बुलाती है और सुरेश के सामने घर का बंटवारा कर देती है। इस घर में 3 फ्लोर है, तीनों एक एक फ्लोर ले लो, अपना बनाओ और अपना खाओ। तभी मीनू बोल पड़ती है, मम्मी जी, ज्वेलरी और तिजोरी की रखी इतने डायमंड और पैसों का बंटवारा? हाँ मम्मी जी, उसका भी तो बंटवारा करना होगा ना। उसका कोई बंटवारा नहीं होगा, तिजोरी किसी एक को ही मिलेगी। तिजोरी की चाबी उसी को मिलेगी जो मेरी परीक्षा में खरा उतरेगी। ये चाबी तो मैं जीत के रहूँगी। उसके लिए क्या करना होगा मम्मी जी? तुम तीनों को गूंद के लड्डू बनाने होंगे। जिसका लड्डू परफेक्ट होगा वही तिजोरी की चाबी की हकदार होगी। क्या? इतना हल्का? मतलब सिर्फ लड्डू बनाना? ये तो मैं 2 मिनट में बना दूंगी। मैं भी तुरंत बना लूँगी। कल तुम तीनों अपने अपने फ्लोर में सुबह तैयार हो जाना। मैं तुम्हें जो सामान दूंगी उसी से लड्डू बनाने होंगे। रात भर तीनों सोती नहीं और YouTube पर लड्डू बनाने के तरीके देखती रहती है। अगले दिन कोकिला स्नेहा को बनाने का सब सामान देती है, लेकिन काजू किशमिश नहीं देती। देखिएगा मम्मी जी, चाबी मुझे ही मिलेगी। भला 4 साल से खाना जो बना रही हूँ मैं। फिर कोकिला प्रीति को लड्डू बनाने का सारा सामान देती है, लेकिन चीनी कम देती है। क्या मम्मी जी आप भी? ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। फिर कोकिला मीनू के पास जाती है और उसे लड्डू बनाने का सब सामान देती है और साथ में पानी भी देती है। मम्मी जी
अब मुझे चाबी देने को तैयार हो जाइए आप। कोकिला तीनों से कुछ नहीं कहती और मन ही मन मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर तीनों लड्डू बनाने में जुट जाती हैं। मैं तो भूल ही गई, घी कितना लेना है। यूट्यूब ऑन कर लेती हूँ, कौन सा मम्मी जी देख रही हैं। उधर प्रीति और मीनू भी यूट्यूब ऑन कर लेती है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या और कितनी मात्रा में लें। चीनी का तो अंदाज़ा ही नहीं लग रहा, मैं सारी ही डाल देती हूँ। उधर मीनू सोचती है, मम्मी जी ने पानी क्यों दिया? लगता है ये यूट्यूब वाले ना पानी बताना भूल गए। अच्छा हुआ मैं पानी डाल देती हूँ, तभी तो अच्छे से लड्डू बन देंगे। मीनू आटे को अच्छे से सेक कर उसमें पानी डाल देती है और फिर लड्डू बना देती है। उधर प्रीति आटा जला देती है और ऊपर से चीनी कम होने के कारण वो सोचने लगती है, चीनी कम है तो क्या हुआ, इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल देती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तीनों आधे घंटे में लड्डू बनाकर कोकिला के पास पहुंच जाती हैं। अरे वाह, तीनों ने बड़ी जल्दी बना लिए लड्डू। मेरी बहुएं तो बहुत तेज़ है। मम्मी जी पहले मेरा खाकर देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि पहली बार में आपका मुंह खराब हो जाए। ठीक है भाई, तेरा ही चख लेती हूँ। मीना दोनों की तरफ मुंह बनाकर कोकिला को लड्डू देती है। लड्डू खाते ही कोकिला का मुंह बन जाता है। ये लड्डू है, पानी कौन डालता है इसमें? प्रीति और स्नेहा बहुत खुश हो जाती हैं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। मुंह दबाकर दोनों हंसने लगती है। मीनू गुस्से से लाल पीली हो जाती है। फिर कोकिला बारी बारी से स्नेहा और प्रीति के लड्डू को भी चखती है। तुम तीनों में से किसी के भी लड्डू अच्छे नहीं बने। किसी ने कोई सामान ज़्यादा तो कोई सामान कम डाला है। मीनू ने आटा तो बहुत अच्छा सेका, मीनू ने चीनी भी एकदम नाप के डाली और प्रीति ने बराबर गूंद दिया। सारी शिक्षा हमें यूट्यूब पर मिल जाती तो बात ही क्या थी। एक काम करो, अब तीनों एक साथ मिलकर लड्डू बना कर लाओ। जी मम्मी जी। तीनों लड्डू खराब बनने से मायूस हो जाती हैं और आपसी रंजिश भूलकर मिलकर लड्डू बनाने में जुट जाती हैं। तीनों एक साथ मिलकर जब लड्डू बनाती है और कोकिला को खाने देती है तो कोकिला लड्डू को सुरेश को चखने को कहती है। सुरेश चख कर कहते हैं, वाह क्या लड्डू बना है। कोकिला, तुम्हारी बहुएं तो तुम्हारे जैसे ही लड्डू बनाने लगी हैं। सुरेश खुश होकर तीनों को पैसा देता है। फिर कोकिला कहती है, अब बताओ, तिजोरी की चाबी किसे दूं? कोकिला के इतना कहते ही तीनों कोकिला के पैर पर गिर जाती है और कहती हैं, हमें चाबी नहीं चाहिए। हमें चाबी नहीं चाहिए, हमें चाबी नहीं चाहिए। मम्मी जी मैं समझ गई हूँ, आप जो हमें समझाना चाहती थी ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। जब तक हम तीनों साथ हैं हम मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। घर में हर आदमी अलग अलग होते हैं और हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कब किसे किसकी ज़रूरत हो कौन जानता है। अब हम तीनों साथ ही रहेंगी, पहले की तरह ही बहनें बनकर, और प्यार से भी रहेंगी। मेरी तरकीब काम कर गई, तुम तीनों समझ गए। तभी हंसते हुए सुरेश कहता है, मान गया कोकिला तुम्हें, कोकिला जैसा कोई और नहीं। और सभी हंसने लगते हैं। किसी जमाने में मलाइका का चेहरा काफी मोटा हुआ करता था, लेकिन उसकी फिटनेस ट्रेनर ने उसे सलाह दी, मलाइका मेरी तरह अगर स्लिम चेहरे की चाह है तो तुम्हें मुंह में च्युइंगम चबाना होगा। ये एक तरह का एक्सरसाइज है, जितना च्युइंगम चबाओगी उतना पतला चेहरा पाओगी। बस फिर क्या था, मलाइका शुरू कर देती है च्युइंगम चबाना और ऐसे ही एक दिन च्युइंगम चबाते चबाते मलाइका की शादी अर्जुन से हो जाती है। क्या बात है मलाइका, तुम बहुत ही परफेक्ट हो। वैसे क्या क्या शौक है तुम्हारे? मुझे फिट रहना पसंद है। वैसे शौक तो कुछ खास नहीं, जिम करना, रनिंग, स्किन केयर। वो तो तुमको देखकर ही लगता है। लगता है बीवी का इंटरव्यू चल रहा है, तो हम भी तो जाने अपनी बहू रानी के शौक। क्यों नहीं, मैं क्या क्या कर लेती हूँ। मैं ना च्युइंगम फुलाकर इतना बड़ा गुब्बारा बना लेती हूँ, इतना बड़ा गुब्बारा बना लेती हूँ कि कोई नहीं बना सकता। सास जो थोड़ा ऊंचा सुनती है समझ नहीं पाती कि बहू क्या बोल रही है। मलाइका बहू बड़ा सा गुब्बारा फुला देती है। हाँ ठीक है ठीक है, बस करो अब, ठीक है। वैसे पता नहीं चला तुम्हारे मुंह में च्युइंगम था। वो तो मेरे मुंह में हर वक्त रहता है। अरे बेटा ये कैसा शौक है, च्युइंगम की गुब्बारे फुलाने वाला? अब शौक है अपने अपने माँ जी, क्या कहना। और सुनाओ माँ जी। बस बेटा मैं अपने बारे में क्या बोलूं,
अच्छा खाना बनाना और कम बोलने वाली बहू की तलाश थी मुझे। हाँ, फिर तो आप सही जगह है माँ जी। मुझे ज्यादा बोलने का शौक भी नहीं है। सास जो ऊंचा सुनती थी। क्या तौलने का शौक नहीं है? नहीं, बहू कम बोलने वाली बहू बोला मैंने। माँ जाओ कमरे में, वो कम ही बोलेगी, मैं समझा देता हूँ। हैं? जाओ कमरे में, वो कम ही बोलेगी, मैं समझा दूंगा। बेटा जब जोर से बोलता है तब माँ की समझ में आता है। हाँ बेटा समझा देना, जा रही हूँ मैं। माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन मलाइका का च्युइंगम चबाना खत्म ही नहीं होता। अगले रोज मलाइका किचन में काम कर रही होती है और आदत के अनुसार च्युइंगम चबा रही होती है। सास को लगता है कि बहू कुछ बोल रही है। क्या बोल रही हो? आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। सास पूजा करने लग जाती है, लेकिन उसकी नजर बहू पर ही होती है जो च्युइंगम चबा रही होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल भी रही है। अरे क्या बड़बड़ कर रही है? जरा जोर से बोलना, फिर जवाब देती हूँ। अरे यार इसे क्या हो गया? चुपचाप पूजा भी नहीं की जा रही इससे। बहू सास के पास जाती है। क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रही है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देख रही हूँ मुंह चल रहा है तेरा कब से, पर आवाज नहीं आ रही वो अलग बात है। बहू समझ जाती है कि सास को उसका च्युइंगम चबाना ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो। वो मुंह से च्युइंगम निकाल कर सास को दिखाती है। सासू माँ ये देखिए, ये च्युइंगम है। च्युइंगम मैं यही खा रही थी। फिट्टे मुंह बताना तो था, मैंने सोचा। अरे ना सासू माँ, मेरी इतनी मजाल। सास बहू का रिश्ता थोड़ा सा सुधरने की कगार में होता है कि फिर आ जाता है च्युइंगम। कैसे? देखिए क्या बात है, आज रोटी का एक और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ बुड्ढी हो रही हो तुम, दांत में दम नहीं रहा। अरे बुड्ढी होगी तेरी माँ, समझा? चल कोई नहीं। चलिए माँ जी, लगता है आपको मेरे हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, सुबह मिलते हैं यहीं। बेटा बहू खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सास रोटी चबाए जाती है। थोड़ी देर बाद सास देखती है कि वो रोटी के साथ च्युइंगम भी चबाए चली जा रही है। अब उसे आता है गुस्सा। वो समझ जाती है कि बहू की च्युइंगम आटे में गिर गई होगी और बहू ने उसी की रोटी बना दी। अगले दिन, सुन बहू, साफ साफ बोल देती हूँ, किचन में च्युइंगम चबाया तो घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे वाह जी वाह, ये क्या शर्त हुई? तेरे किचन में रहने के कारण कल मेरे हिस्से में च्युइंगम की रोटी आ गई थी। माँ जी ये तो अच्छा आइडिया है। अब मैं भी च्युइंगम को किसी अनाज या सब्जी के साथ मिलाकर खाऊंगी। वो क्या है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा और गालों की एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा। फिर एक दिन, माँ जी चलिए ना, कमला ताई के घर होकर आते हैं। ना बहू ना, वो दिमाग बहुत खराब करती है। मुझे तो उसके पास एक पल बैठने का मन नहीं करता। मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी है तो हमेशा ताने ही देती रहती है। ना बाबा ना। पर माँ जी, उनके घर जाना जरूरी है। वो याद है ना, उनका शगुन जो मेरी माँ ने दिया था, वो उन्हें देना भी तो है। सास बहू तैयार होकर कमला के घर चले जाते हैं। कमला यानी सास की जेठानी। आ गई रूपवंती। वैसे तू तो बस नाम की रूपवंती है, ना शक्ल ना सूरत। अच्छा खासा देवर जी की शादी मेरी चाची की बहन शिमला से हो रही थी। क्या कर सकते हैं, बैठो अब। तो कैसे सास बहू की जोड़ी का मेरे घर आना हुआ? ताई जी, वो मेरी माँ ने आपके लिए शगुन भेजा था, वही देने आए हैं। ला तेरी सास तो कभी एक रुमाल भी नहीं देती। दिखा तेरी माँ ने क्या दिया है। जेठानी की बात सुन सुनकर सास का दिमाग खराब हो रहा था। देख ऐसे देते हैं शगुन, सीख बहू से। तेरे यहाँ से तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं आया। अरे बस करिए ना दीदी, कैसी बात कर रही हैं बच्चों के सामने। अच्छा तो अकेले में करूं? मिलती तो है नहीं तू कि कभी अकेले में बात भी करूं। खैर जा जाकर किचन से पानी ले आ, मेहमान बनकर बैठ जाती है। सास जैसे ही उठने की कोशिश करती है, फिर से चेयर में बैठ जाती है। सास देखती है कि उसकी साड़ी तो च्युइंगम में फंस गई है। बहू तो घर आ जाती है, लेकिन सास बेचारी वहीं चिपके रह जाती है और जेठानी के ताने सुन सुनकर परेशान हो जाती है। किसी तरह शाम को सास जब घर आती है तो उसका पारा 7वें आसमान में होता है। बहू कहाँ है बहू? आज तो तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। सास के मुंह में च्युइंगम होता है, जिसे वो निकाल कर बहू के बाल पर लगा देती है। हाय माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया, जितना तूने कर दिया। देख अब आएगा मजा। बहू काफी कोशिश करती है, लेकिन बाल से च्युइंगम निकाल ही नहीं पाती, जिसके बाद उसे पार्लर जाना पड़ता है।
और जब वो पार्लर से आती है तब ये क्या शक्ल बना ली। बहू के लंबे बाल कटकर बॉय कट हो गए थे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद च्युइंगम नहीं खाऊंगी क्योंकि इससे आसपास के लोगों को कितनी परेशानी होती है ये मुझे अब पता चल गया है। पर आप भी वादा कीजिए कभी मेरे बालों में च्युइंगम नहीं चिपकाएंगी।